मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देहरादून की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से शहरवासियों की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से AQI का स्तर लगातार गिर रहा, जो कि साफ संकेत दे रहा कि शहर की हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि थर्मल इन्वर्जन की वजह से भी आगरा से लेकर मणिपुर तक AQI लगभग एक जैसा देखा गया है। इसका कारण थर्मल इन्वर्जन है और उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव धगाते ने कहा कि पड़ोसी राज्य में पराली जलाने की वजह से इंडस्ट्री क्षेत्र के प्रदूषण की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। इसको लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन गंभीर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बारिश न होना और हवाओं की गति ना के बराबर होने की वजह से AQI पर असर पड़ा है। मुख्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित हुए हैं वहां पे, जिसके क्रम में उत्तराखंड में जो सरकारी भूमि है, सरकारी पार्क है, ऐसे क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक अवस्थापना अगर वहां वैध रूप से अवैध रूप से होती है और जिसको हटाने की या उसको विस्थापित करने की जो व्यवस्था उसमें दी गई है, इसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो संबंधित सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में विधिक कार्रवाई जो प्रॉपर नोटिस देते हुए कार्य किया जा रहा है। जहां तक वन विभाग की बात है, यहाँ पे जिस प्रकार से वन भूमि पर अतिक्रमण चल रहा था यहाँ पे, तो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत 1200 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ पे रेल प्रशासन से संपर्क कर ट्रेन की गति को कराया धीमा, कड़ी मशक्कत। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल को भव्य बनाने के लिए SDM मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों और मसूरी के स्टेक होल्डरों के साथ में मसूरी SDM कार्यालय में बैठक की है। इस मौके पर मसूरी में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले मसूरी विंटर कार्निवाल को जनवरी के पहले सप्ताह में करवाए जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और साथ ही कार्निवाल का भव्य बनाने के लिए स्थानीय कलाकारों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। SDM मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों को कार्निवाल को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इन कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर खेल प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पारंपरिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल शामिल होंगे। साथ ही SDM मसूरी अनामिका सिंह ने कहा कि कार्निवाल के आयोजन में कोई कोर कसर ना रहे। आपको पता चले कि विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर आयोजन होना है। SDM ने बैठक की है। पूरा मामला मसूरी से सामने आया, जहां पर तारीख में बदलाव पर विचार विमर्श भी जो है वो किया जा रहा। विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। विंटर लाइन कार्निवल की मीटिंग में हम लोगों ने मेजर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन से लेके ट्रेड एसोसिएशन और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सभी का इसमें आज प्रेजेंट थे। और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए, और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर भी की गई टिप्पणी का उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने सर्वोच्च धर्म आचार्य के ऊपर ये कहे कि इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करवाएंगे, उस व्यक्ति को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए उनको नोटिस जारी करके पूछेंगे कि उनका आश्रय क्या था, क्या वो करना चाहते थे। इस आधार पर उनके बारे में निर्णय होगा। शंकराचार्य पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया, जहां पर रामदेव के खिलाफ नोटिस भी जारी होगा और हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की भी बात की गई है। पूरा मामला शंकराचार्य को लेकर है, जो अमर्यादित टिप्पणी को लेकर किया गया है, जिसको लेकर आपको यह भी बताते चले कि रामदेव के खिलाफ एक नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि शंकराचार्य पर जो
अमर्यादित टिप्पणी करने का जो मामला है वो लगातार गरमाया हुआ है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि चारधाम मंदिरों के कपाट बंद नहीं होते तो केवल ग्रीष्मकाल स्थान पर बंद होता। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि शीतकालीन स्थान पर पूजा होती है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार तमाम तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें सनातन धर्म से बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुच्छेद 370 लगी रहती तो अच्छा था, क्योंकि उसमें गोहत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित थे और स्वामी रामदेव को नोटिस देंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते जो कि अपने सर्वोच्च धर्माचार्य के ऊपर ये कहे। सर्वोच्च धर्माचार्य के ऊपर ये कहे कि इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करवाएंगे, तो उस व्यक्ति को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार है कि नहीं है, इस बारे में विचार नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम उनको नोटिस देंगे ताकि वो इसका जवाब दें और उनके जवाब से हमको पता चलेगा कि उनका आशय क्या था और वो क्या करना चाहते हैं। उसी आधार पर उनके बारे में निर्णय होगा। बीजेपी के राजनीतिक मंचों से ये सुनने को मिलता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्य सचिव राधातुड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारद रहे हैं। मुख्य सचिव नाराज भी हुई, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो है माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे दिल्ली सरकार ने BS4 और डीजल बसों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव राधातुड़ी ने हाल ही में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। यशपाल आर्य का कहना है कि सामान्य बजट में विभागवार बजट की व्यवस्था होती है, लेकिन सरकार ने परिवहन विभाग को हमेशा से ही दरकिनार करने का काम किया है। आपको पता चले कि लगातार प्रदूषण जो है वो अपने चरम पर है, जिसको लेकर काफी चीजें जो है ग्रैप 4 के तहत में बंद की गई हैं। इस दौरान दिल्ली में यातायात जो है वो प्रभावित हो रहा। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदूषित हो रही दिल्ली की हवा, जिसको लेकर तमाम तरह के कड़े कानून जो है वो लागू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की कई बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकी। 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाई हैं। दिल्ली में पुरानी BS4 डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध के 4 दिन बाद भी कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। उत्तराखंड परिवहन निगम को इस संकट से निकालने की कमान सरकार ने अपने हाथों में संभाल ली है और राज्य सरकार ने एक्शन प्लान के अंतर्गत परिवहन निगम को वर्तमान में दिल्ली के लिए अनुमान्य सुपर डिलक्स BS6 वोल्वो और BS6 साधारण और अनुबंधित CNG बसों को एक दिन में 3 फेरे यानी कि रेल ट्रिप जो है वो संचालित करने के निर्देश दिए हैं। अन्य बजट में विभागवार बजटीय व्यवस्था होती है। पर्यावरण विभाग को हमेशा बरकरार किया गया है। जनरल बजट में बजट की व्यवस्था का न होना ये दर्शाता है कि यहाँ की जो यातायात का प्रमुख साधन है, जो हमारी लाइफलाइन है, बसें हमारी लाइफलाइन है, उसको दरकिनार करके पुरानी बसों को आगे संचालित किया जा रहा है। दिल्ली में बसों को रोका गया है और नया बेड़ा आने की बात लगातार सरकार करती है, लेकिन वो उस आखिरकार कब बसें आएंगी। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई है। सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ डहरवाल ने विकासखंड अगस्त मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमोली और
की बालिका इंटर कॉलेज अगस्त मुनि महिला पिंक बूथ पर निरीक्षण किया है और इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उप निर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए जिसमें दिव्यांग, महिला बूथ, युवा, यूनिक बूथ शामिल है। साथ ही कुछ ऐसे मतदान बूथ हैं जो दूर स्थान पर हैं, उन्हें भी विकसित किया गया ताकि लोगों को उनका मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा सके। और अभी मैं चमेली हमारा विधानसभा क्षेत्र में ही है बूथ, उसको मैं निरीक्षण के लिए आया था, तो सभी जगहों पे शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया है। असल की बेसिकली माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आए इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है।
आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरे हॉस्पिटल भी जो हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में आरजी अस्पताल भारत की सबसे बड़ी यूरोलॉजी और लेप्रो हॉस्पिटल चयन और साथ ही देहरादून में भी अपनी सेवाएं देती नजर आएगी। आरजी हॉस्पिटल का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य जो है के प्रति लोग भी जागरूक हैं और स्वास्थ्य के लिए आरजी स्टोन के द्वारा यहाँ पर ये हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और आरजी स्टोन के बारे में जो हमने पढ़ा है और सुना है, इनके पूरे देश भर में 18 इनकी ब्रांचें हैं, एक पूरी चेन है। आज जो हमारे यहाँ पे नया हॉस्पिटल खुला है, आरजी हॉस्पिटल के नाम से, उनको मैनेजमेंट को बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों के पूरे देश में 17 हॉस्पिटल अभी तक थे, अभी 18 हॉस्पिटल हो गया है। और मुझे लगता है कि देहरादून के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि एक अच्छा हॉस्पिटल और हमारे प्रदेश में आ गया है। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीजें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवाएं है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, क्योंकि कई ब्लॉकों में ये था कि दूरी बहुत थी हॉस्पिटल, तो वहाँ हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंस अब लगाई है। टोहाना में स्थित एक्सा नामक कंपनी के बाहर एक पीड़ित परिवार अपने बच्चों सहित धरने पर बैठ गया है। एक्सा कंपनी पिछले लगभग 20 सालों से यहां पर संचालित होती आई है और पीड़ित परिवार का भी आरोप है कि उनके पिता ने अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा बेच दिया था और उसके बाद जो बची हुई जमीन थी, कंपनी ने उस पर भी अपना कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर आज पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया। और उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। कंपनी में एचआर के पद तैनात एक व्यक्ति पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मतलब सड़क रोड पर रखी थी हमने, मकान रोड पर रखेंगे अपनी जमीन। तो इन्होंने वहाँ भी कब्जा कर लिया, इन्होंने नहीं करा। तो जी हम आज हम कह रहे हैं, हम जाकर धमकी दे रहे हैं। कैसी धमकी दे जा रही है? वो कह रहे क्या तेरे लड़के को मार गिरेंगे हम, और हम छोड़ने के नहीं कह रहे कंपनी वाले। हमारी जमीन थी 2.25 बीघे, कुछ हमारे पिताजी ने बेच दी थी। 1316 मीटर और 164 मीटर हमारी बची हुई है। तो मैं सभी अधिकारियों के पास घूमा, तहसीलदार के और एसडीएम साहब के, पटवारी के, कानूनों के, सबके पास घूमा, पर डीएम साहब के भी ऑर्डर करा लिए, पर ये बोलते तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं बैठता। कंपनी वालों ने मुझे धमकी भी दी। अभी 5-6 दिन पहले मुझे बुलाया गया था वहीं तहसील में, तो ये बोल रहे थे अगर वैसे मानोगे ठीक है, वरना इलाज कर दिया जाएगा। हमारे वकील बैठे हाई कोर्ट में। अब हम तो शासन प्रशासन के जो भी है, जो साथ देगा हमारा, हम तो उसी के साथ में। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में जंगल सफारी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इस साल रेंज के गेट खुलते ही अधिकांश स्लॉट जो हैं वो बुक हो गए, जिससे सैलानियों की बढ़ती रुचि का अंदाजा लगाया जा सकता है। खास बात यह भी है कि अब 70% तक बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, और जबकि पिछले साल ये आंकड़ा मात्र 30% था। चीला रेंज हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर बाघ, गुलदार समेत कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रेमी यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, जंगली जानवरों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
लक्सर के सुल्तानपुर कुन्हारी क्षेत्र में बुधवार को कुन्हारी बस अड्डे के पास स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये ट्रांसफार्मर जो है वो रिहायशी क्षेत्र के बीच में स्थित है, जिसके बाद में आग लगने के बाद में स्थानीय लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। मौके पर मौजूद लोगों ने बिजली विभाग को सूचित किया है और सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इस अभियान के तहत शहर को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया और प्रत्येक हिस्से में एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि शहर को साफ रखने के लिए सुबह और शाम 2 शिफ्टों में सफाई का काम किया जा रहा है। और शहर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हमारे 4 सुपरवाइजर अलग अलग भाग में काम करते हैं और सुबह और शाम 2 शिफ्टों में हम सफाई करते हैं। और सफाई में अगर कहीं शिकायत आती है, किसी स्पेशल शिकायत आती है तो हम तुरंत एक्शन लेकर उसकी सफाई करा। शिकायत पर हमारा टोल फ्री नंबर 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो गया था तो उसको रिचार्ज करा रहे हैं और फिर हम उसको फ्लेक्स में लगा के पूरे शहर में लगवाएंगे और जनता के लिए उस टोल फ्री नंबर को फिर सुचारू करेंगे और उस पर आप केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला भी बताया जा रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने मतदान कर जनता से लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की अपील की है। और साथ ही केदारनाथ विधानसभा के अब तक हुए चुनाव में 3 बार बीजेपी प्रत्याशी, 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। हरिद्वार में सती घाट के पास में आज जला शव मिलने से घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सती घाट स्थित चेंजिंग रूम की है, जहां पर 50 साल के शख्स का जला हुआ शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जा रही जो सती घाट के आसपास भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। घटना की सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।